नमस्कार, स्वागत है आपका राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 3 हम भारत से क्या सीखें का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम भारत के गौरवमयी गाथा का मैक्स मुलर के मुखार बिंदु से वर्णन सुन रहे हैं। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उन्होंने अपने भाषण में और क्या चीज़ें कहने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। ये वहाँ बैठे अधिकारियों से कह रहे हैं जो अभी हाल ही में सिविल सेवा में चयनित हुए हैं। उनसे कह रहे हैं कि यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा। यहाँ पर हेकल एक वैज्ञानिक रहे हैं जो जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन को बढ़ावा देते रहे हैं, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। यहाँ कांतारों का तात्पर्य है घने जंगल और छानबीन का तात्पर्य है जांच करना। वहाँ पर और जब ये जाते हैं समुद्र किनारे तो वहाँ से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यहाँ नृवंश विद्या से तात्पर्य है मनुष्य शास्त्र या मानव शास्त्र, मानव के बारे में अध्ययन करना। चलिए अब आगे देखते हैं इनके भाषण के अंश को। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहार के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। यहाँ पर चकमक का तात्पर्य उस पत्थर से है जिस पे आप अगर आघात करते हैं, ठोकर करते हैं तो उससे आग उत्पन्न होती है। तो आप जानते हैं बच्चों कि पहले समय में माचिस या लाइटर नहीं होते थे तो लोग पत्थर को रगड़ करके उससे आग उत्पन्न करते थे। और फावड़ा तो जानते हैं कि खुदाई करने वाला एक यंत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके भाषण के अंश को देखते हैं। कितनी ही खूबसूरती से इन्होंने भारत के प्राचीन तथ्यों को अपने भाषण में रखा है। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा। इसमें आप समझिए कि जो आप बात करते हैं दारिस, तो दारिस उस समय बेटा सोने का सिक्का हुआ करता था बच्चों। सोने का सिक्का एक प्रकार का था जो प्राचीन सिक्का था। और जब हम बात करते हैं कि जब आप पुराने सिक्कों से संबंधित कुछ भी चीज़ें ढूंढना चाहते तो भारत उसके लिए अनुकूल जगह है, क्योंकि यहाँ विभिन्न शासकों ने शासन किया है। और आप जानते हैं कि वो अपने शासनकाल में अपने सिक्के चलाते थे जो समय समय पर परिवर्तित होता जाता था। इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो हर प्रकार के सिक्के, विश्व में जो भी सिक्के हों वो सब भारत की भूमि में आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैक्स मुलर के द्वारा भारत के और अन्य तथ्यों पर भी जोर दिया गया है, जैसे जिसकी गणना, जो हम सिक्कों की बात कर रहे थे, उन सिक्कों की बात करें जो मैक्स मुलर ने दिया, उसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, ऐसा सोच रहा है उस समय का गवर्नर जनरल। और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु बात उलट गई बच्चों, ध्यान देना। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ नहीं पाए।
और उन्होंने उस मुद्राओं को गला डाला। और जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैक्स मुलर कह रहे हैं, जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनसे कह रहे हैं कि अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। तो इस प्रकार भारत के विरासत को संजोने का काम मैक्स मुलर कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को कह रहे हैं कि आपको भी करना है। चलिए अब देखते हैं कि और उन्होंने किन बातों पे प्रकाश डाला है। दैवत विज्ञान। दैवत विज्ञान से तात्पर्य है बच्चों देवी देवताओं के बारे में जानकारी या उनके कर्म के बारे में जानकारी से संबंधित चीज़ें जो हैं वो दैवत विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो हम उसी की बात करेंगे कि दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। यहाँ पर रूपरेखाएं अर्थात आप समझिए कि एक ढांचे की बात कर रहा है, और जब आप नवजीवन के संचार की बात करते हैं तो जो नीति कथाएं हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा है कि किस शास्त्र को पढ़ करके नवजीवन का संचार होता है, तो वो नीति कथाओं को पढ़ करके संचार होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आप देखिए कि क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। यहाँ पर जो नानाविध है, नई नए प्रकार की साधन की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। दंत कथा से तात्पर्य है कि वो कथाएं जो सिर्फ सुनी जाती थी, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। आगे देखिए, तो यहाँ पर जो दंत कथाएं हैं बच्चों, उसका तात्पर्य ये है कि जो कथाएं लिखित साक्ष्य में नहीं, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से वो चली आ रही हैं, जो लिखित कथाएं नहीं मिलती, उसी को हम दंत कथाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि जो कहावत है कि शेर की खाल में गधा, ये कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रिटलस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे के संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक बंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। परंतु बच्चों, आप कितना भी रूप बदल लें तो मूल जो व्यवहार है वो बदलता नहीं है। यहाँ पर भी चूहे को बंदरी बना दिया गया, लेकिन जब उसने एक चूहे को देखा, चूहिया को बंदरी बनाया गया, तो उसने जब एक चूहे को देखा तो उसकी ओर आकृष्ट हो गई, जबकि वो तो बंदर थी लेकिन मन उसका चूहिया का था। तो ये एक कहानी है, थोड़ा हास्यास्पद कहानी है, लेकिन है मज़ेदार। चलिए आगे देखते हैं। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्राटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना है। अर्थात बच्चों, ये कह रहे हैं कि जो भारत की भाषा संस्कृति रही है वह यूरोप के अन्य क्षेत्रों में अगर जा रही हैं तो वो किस प्रकार पहुंच रही हैं, उसके बीच की कड़ी को ढूंढने के लिए भी हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। चलते हैं, हमें इसमें भी और अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि
अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई। तथापि यदि असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में, सोलोमन एक राजा होता था बच्चों, जो उस समय यूनान के शासकों में समृद्ध था, काफ़ी मजबूत राजा था। तो सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। यहाँ दंत कथाओं का हमने बता दिया है। अनुरूपताएं का मतलब होता है एक जैसी। और अगर हम बात करें, इसमें एक शब्द आता है बच्चों कि इसमें एक शब्द आया हुआ है असंदिग्ध, अर्थात जिस पे शंका न किया जा सके, यानी निश्चित रूप से ये चीज़ें जो है हो चुकी हैं। आगे देखते हैं। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर, यहाँ पर मैक्स मुलर कह रहे हैं कि जब मैं संस्कृत का अध्ययन कर रहा था तो वहाँ पे मुझे कुछ संस्कृत शब्द मिले। तो ये कह रहे हैं अपने उन नौजवान अधिकारियों से कि कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। यहाँ ओफिर शब्द जो है बच्चों, यह एक जगह है जो काफ़ी प्रसिद्ध जगह था। यहाँ पे कह सकते हैं व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी। तो बाइबल में ओफिर नामक जगह का जो है वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं ला जा सकती, और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आप समझिए कि देखिए, भारत भूमि एक अनोखी भूमि है जो 3 तरफ से जल से घिरी हुई है। एक तरफ जो भूभाग लगा है उसमें भी कुछ हिस्से पर हिमालय ने एक अच्छे पहरेदार का भूमिका निभा रहा। अब बचा एक भूभाग जो सीधे जुड़ते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए खाड़ी की देशों की तरफ जाता है। और आप देखेंगे तो मिस्र और यूनान की तरफ जाएं तो लाल सागर, भूमध्य सागर की बात होती है। तो वहाँ तक भारत का व्यापार होता था। यह मैक्स मुलर अपने भाषण में बता रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ें वो कह रहे हैं कि आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबद्ध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है। अगर हम हिंदी की बात करें, जो कि आपका प्रिय विषय होता है, अक्सर देखा जाता है, तो आप जब उसके उच्चारण की बात करते हैं तो वो कंठ से शुरू होता है और तालब मूर्धा होते हुए दंत और लास्ट में ओष्ठ की तरफ बढ़ जाता है। तो एक वैज्ञानिक चीज़ें जो निकल के आती हैं। अब वैसे ही संस्कृत है जिसमें भाषा विज्ञान उसका इतना मजबूत है कि उससे मैक्स मुलर काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भारत से मजबूत भाषा व्याकरण किसी अन्य देश का हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये कहते हैं कि वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुची, हुड़, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। जब तक बच्चों आक्रमण नहीं होते थे तो संस्कृत भाषा को लोग बोलते थे। धीरे धीरे वो पाली में हुई, अपभ्रंश में हुई, लेकिन आप समझिए कि उसी को बोला जाता था। लेकिन ज्यों ही विदेशों से आक्रमण होने लगे तो वो अपने भाषा को लेकर भारत में आने लगे। तो वहाँ से बहुत सी भाषाओं को भारत भूमि ने अपने शरण में ले लिया और ज्यों का त्यों भी ले लिया और कुछ बदलाव करके। इसीलिए हम लोग तद्भव पढ़ते हैं, तत्सम पढ़ते हैं, देशज पढ़ते हैं, विदेशज पढ़ते हैं। अनेक देशों से हमारे यहाँ भाषाएँ आई हुई हैं। आगे देखते हैं।
अब आप जब मैक्स मुलर को देख रहे थे तो उसमें आपने देखा कि वो अभी बहुत ही गहनता से अपने नवागंतुक जो अधिकारी हैं उनको समझा रहे थे। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर लें तो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो जब मैक्स मुलर भारत आए थे तब भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ये प्रश्न पूछता है बच्चों, अक्सर परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए इसको तुरंत आप अपने कॉपी और पेन से नोट कर लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास, अभी मैंने पीछे बताया था कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था, जिसको ये अपने मालिक जो इंडियन जो इसकी मालिक थे उनको दे दिया कि भाई ये हम हमारे ऊपर खुश होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन सिक्कों को उन लोगों ने गला दिया था। याद आ रहा होगा बच्चों आपको, भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, दूसरे धर्मों की यह शरणास्थली है। यह बिंदु जरूर याद रखिएगा, क्योंकि धार्मिक रूप से भारत विशेष क्यों है उसमें यह वाक्य पूरी तरह से रामबाण का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं इससे संबंधित जो आपको कठिन शब्द लगते हैं, अक्सर आप फंस जाते हो कि इसका अर्थ क्या होगा, तो उसको हम यहीं बता दें। और आप जब परीक्षा में कोई भी प्रश्न लिखिएगा, व्याख्या करिएगा, तो कोशिश करिएगा कि इन कठिन शब्दों को ही अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे एक शब्द है कांतार, एक मूवी भी बनी है कांतारा और उसमें अक्सर जंगल का ही सीन दिखाया जाता है, तो यहाँ कांतार का अर्थ ही है भीषण जंगल। तो आप समझिए कि क्यों उसमें मूवी में जंगल का सीन दिखाया जाता है, कि कांतारा जो मूवी है वो जंगल पर आधारित है, तो कांतार का अर्थ ही है भीषण जंगल। निर्वंश विद्या यानी मानव शास्त्र, मनुष्य के बारे में अध्ययन करने को हम निर्वंश विद्या कहते हैं, नृवंश विद्या। अभिरुचि, अभिरुचि का तात्पर्य होता है शौक या पसंद। अब कुछ और परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, शब्द हैं जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक शब्द है चकमक। चकमक, अच्छा आप जानते हैं कि पहले न माचिस हुआ करती थी और ना ही कोई भी ऐसी वस्तु थी जिससे हम आग उत्पन्न करते। तो यह एक प्रकार का पत्थर हुआ करता था जिसको हम प्रहार करते थे आपस में, तो उससे चिंगारी आती थी और उससे हम आग जलाते थे। तो हमारे पूर्वज आग जलाते थे। ध्वंसावशेष, ध्वंसावशेष का तात्पर्य क्या होता है कि विध्वंस के बाद बचे हुए भाग। आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो किला हुआ करते थे, कभी खूब सुंदर हुआ करते थे, बहुत सुंदर हुआ करते थे, आज जब आप घूमने जाते हो तो टूटे फूटे अवस्था में मिलते हैं, उसी को हम ध्वंसावशेष कहते हैं। दारिश, तो यह मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार है जो सोने का हुआ करते थे, यानी गोल्ड क्वाइन जिसे आप कहते हो। तो दारिश जो 172 दारिश मिला था वही वाला है। चलिए कुछ और शब्द हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। दैवत विज्ञान, दैवत जो विज्ञान है वो देवी देवताओं और उनके कर्मों का विज्ञान है, यानी हम देवी देवताओं का जो अध्ययन करते हैं उसे हम दैवत विज्ञान कहते हैं। रूपरेखा, रूपरेखा का तात्पर्य होता है ढांचा, कि एक कैसी रूपरेखा है, तो वो ढांचा की बात हो रही है। नीति कथा, नीति कथा में उपदेशात्मक कहानियाँ होती हैं, नीति परक कहानियाँ आप अक्सर देखते हैं हितोपदेश में, तो वो नीति कथाएं जो होती हैं उपदेशात्मक कहानी। आइए आगे देखते हैं। दंत कथा, नानाविध, एक शब्द है नानाविध यानी विभिन्न प्रकार की, नानाविध यानी विभिन्न प्रकार की दंत कथा। जैसा कि मैंने बताया था कि दंत कथा से तात्पर्य है कि ऐसी छोटी कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हों, उसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ सुनते सुनते हम एक के माध्यम से दूसरे के पास, दूसरे के माध्यम से तीसरे के पास, ऐसे करके आज तक वो सीधे चली आ रही हैं। साकारता, साकारता का तात्पर्य होता है स्वीकृति, स्वीकार करना। चलिए आगे देखते हैं। फावड़ा, हमने कहा था कि फावड़ा एक यंत्र होता है जो खुदाई के काम आता है, अगर देखा जाए तो उसको हम कुदाल भी बोलते हैं, तो फावड़ा का तात्पर्य कुदाल भी होगा। आतुर, आतुर का तात्पर्य होता है बेचैन, बेचैन जो घबराहट जैसी स्थिति होती है उसे हम आतुर कहते हैं। जैसे आपका जब परीक्षा तिथि नज़दीक आता है तो आप भी आतुर हो जाते हो, कैसे बेचैनी आ जाती है, कैसे तैयार करें, तो उसी के लिए तो ये सारी चीज़ें हमारी सरकारें कर रही हैं कि आप बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर पाएँ। लगाव,
आकर्षण, रुचि, उसे हम लगाव कहते हैं। लगाव का तात्पर्य है आकर्षण और रुचि। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ शब्द और हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे उपहार। अक्सर आप किसी के बर्थडे में उपहार देते हैं, जन्म दिवस पे उपहार देते हैं, किसी की शादी में उपहार देते हैं, तो उसे हम भेंट कहते हैं। और भेंट जो कर दिया गया वापस नहीं लेते, आप जानते हैं ना। तो ये उपहार का तात्पर्य यहाँ पे भेंट से है। परिमाण, परिमाण और परिणाम दो शब्द आते हैं। तो परिमाण का तात्पर्य मात्रा से है, कितने मात्रा में है, कितने परिमाण में है। और परिणाम का तात्पर्य होता है रिजल्ट से, कि अंततः आपका निष्कर्ष क्या निकला। तो यहाँ मात्रा है, परिमाण का तात्पर्य मात्रा होगा। दुर्लभ, जो अति कठिनाई से प्राप्त हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। जो अति कठिनाई से प्राप्त हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। आगे देखते हैं। नियति, नियति भेद नहीं करती। तो नियति का तात्पर्य है भाग्य। भाग्य कुछ लोग खुद बनाते हैं और कुछ लोग भाग्य के सहारे रहते हैं। तो आप अपना भाग्य खुद बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि संचार, संचार का तात्पर्य विस्तार या विकास से है। तदपि, तदपि का तात्पर्य होता है फिर भी, तदपि का तात्पर्य फिर भी होता है। चलिए कुछ और शब्दावलियाँ हैं जिसको हम देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने कहा कि कॉपी में यही शब्द होने चाहिए जो एग्जामिनर को देखने में लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। सुलभ, सुलभ का मतलब होता है आसानी से प्राप्त होना। सुलभ का तात्पर्य होता है आसानी से प्राप्त होना। ठप, बंद, जैसे ना इंटरनेट व्यवस्था ठप कर दी गई, तो आप देखते हो कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो ठप का तात्पर्य हो गया कि बंद। अक्षय, क्षय का तात्पर्य होता है विनाश। अपक्षय, एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, अपक्षय मतलब विनाश की तरफ जाना। अपक्षय, अपर्दन, तो वो मिट्टी का कटाव जो होता है उसे क्षय कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी विनाश है। चलिए आगे देखते हैं। विधि शास्त्र, बहुत ही वजनीय शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। विधि शास्त्र यानी कानून शास्त्र। सम्मिश्रण अर्थात मिला जुला। आवागमन का मतलब होता है आना और जाना। आवागमन यानी आना और जाना। तो हम लोग अक्सर किसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ से लोग आते हैं, यानी आवागमन होता रहता है। तो आप इस तरीके से समझिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक गांव से दूसरे गांव, किसी विद्यालय से घर, तो ये आवागमन जो होता है उसी को हम आना जाना बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुयोग, सुयोग, सु शब्द लगते ही वह सुंदर की ओर या अच्छाई की तरफ जो है संकेत करता है। यहाँ सुयोग का तात्पर्य है सुंदर अवसर, सुंदर अवसर। परवर्ती यानी दूसरे समय में, परवर्ती दूसरे समय में। अनुसंधान से तात्पर्य होता है खोजबीन, अनुसंधान का तात्पर्य होता है खोजबीन। आगे देखते हैं बच्चों। तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहला जो प्रश्न है वो है दारिश क्या है। अब इसमें विकल्प ए कह रहा है सोने के सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी तांबे के सिक्के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप 2 सेकंड में दे सकते हैं और इसका उत्तर आप भली भांति जानते हैं कि यह सोने के सिक्के हैं, जो 172 दारिश आपको याद आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। विकल्प ए हेकल, बी हैकर्स, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी विलियम जोन्स। तो बच्चों तुरंत आपका दिमाग अब क्लिक कर रहा होगा और आप तुरंत बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल सी होगा, और वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि उस समय जनरल गवर्नर हमारे यहाँ हुआ करते थे। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान से सुनिए। विकल्प ए विधि शास्त्र, विकल्प बी नीति कथा, विकल्प सी भाषा विज्ञान और विकल्प डी दैवत विज्ञान। तो इसका उत्तर भी आपको भली भांति पता है। तो इसका उत्तर होगा
सोच के बताइए। बिल्कुल, नीति कथा। नीति कथा के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है। चलिए इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? विकल्प ए भारत, विकल्प बी श्रीलंका, सी जर्मनी, डी नेपाल। तो इसका उत्तर भी आपको पता है, क्योंकि वाराणसी में ही सोने का सिक्का महाशय ने प्राप्त किया था। और वाराणसी कहाँ है? तो आपको पता है कि वो आपके उत्तर में छिपा हुआ है, अर्थात उत्तर क्या होगा? भारत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि इस भाषण के जो प्रमुख शब्दावलियाँ थी और उससे संबंधित कुछ प्रश्न, और भली प्रकार से आपने भाषण को समझा। अब मिलते हैं आपके अगले कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।